मुझे सारी चीजें भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूं। वो पूछे किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूं कि वो तरक्कियों पे है। और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहा था दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है, पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा, जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। लेकिन सर कह रहे थे 600 बिलियन पर केजी घी जो है वो होने वाला था, उसपे उनका बड़ा एक तमाशा लगा हुआ है। बस दर हकीकत कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, मजहब का टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से बिक रहा है। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, आरजू मुझे मेरे वाले साहब ने एक दफा कहा था, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा था तू बेवकूफ है, अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा ये मुल्क पाकिस्तान है, चल तू कुछ भी नहीं करना तो किसी जगह एक नलका लगवा के, पानी का नल लगवा के उस पर साइन लगवा दो कि यहाँ का पानी बहुत मुबारक है, बरकत वाला पानी, तू उसी से मिलियनर बन जाएगा। ये लगा लिया ना नलका इसने जमान पार्क में, लोगों को चूरन दे रहा है, उनका पीर बादशाह बन गया, मुर्शद। सूरत हाल के बारे में मुझे एक अगले दिन किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा, एक कार्टून था कि एक बंदरिया नचाने वाला है, उसके कंधे के ऊपर एक बंदरी बैठी है, मंकी छोटा बेबी बैठा है, और उसके नीचे लिखा था कि भूख लगती है नचाने वाले को और नाचती बंदरिया है। अब इस वक्त ये जो है, जो सूरत हाल है वो ये है कि भूख लगी हुई है, 5,000 लोगों को डॉलर और पाउंड चाहिए, उनके बच्चे लंदन में बैठे हैं, उनके पैसे रुके हुए, और उसके लिए वो अपना मुल्क पूरा वो अपने 22 करोड़ लोगों को बेच रहे हैं। इस IMF का देखिए, कल मोदीज की रिपोर्ट आई है, मोदीज की रिपोर्ट ये आई है कि IMF पैकेज और ये लोन जो है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कोई फायदेमंद नहीं, बल्कि सारी दुनिया इसको एंटीसिपेट कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है कि जो कुछ भी होगा ये 2-3 महीनों के बाद फिर उसी पॉइंट 0 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन और दूसरी इसकी सबसे बड़ी हकीकत खुली है अगले दिन लाहौर के अंदर, जहां आपके टिम हॉर्टन के ऊपर आपने 61 इयर्स का रैकेट टूटा है, उनकी हिस्ट्री का 61। हालांकि इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर, और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं, और भारत की इकोनॉमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन वहां पे रैकेट नहीं टूटे सेल के, आपके यहाँ टूटे हैं। तो वजह यह है, बल्कि मैंने आज ये ट्वीट की है कि मुल्क के अंदर 2 लाइनें हैं, एक आटा ढूंढते फिर रहे हैं और खाने को कुछ नहीं उनके पास, मर रहे हैं बुरे हालात, और दूसरे वो लोग हैं जो फ्रेंच जिस तरह वो कहते हैं ना, लेट देम ईट केक, वो कहते हैं इनको आटा नहीं मिलता तो क्या फर्क, केक खा लेना। तो सर वही सर इसी तरह के वो PSL की जो ओपनिंग हुई है उसके लिए भी कह रहे हैं कि सिर्फ लाइट्स के जो है वो 80 करोड़ मांगे। ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप इस वक्त अगर दर हकीकत देखा जाए, मैंने बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूं देखूं कि आपकी कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा हो जो पाकिस्तान के अंदर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की कोशिश कर रहा हो, रोक ना रहा हो, कोशिश कर रहा हो। तो एक भी इदारा इस वक्त फाल नहीं है, कोई अदालत इन लाइन नहीं है। इमरान खान साहब के लिए जुडिशरी घुटनों के बल हो चुकी है। सारा दिन हाई कोर्ट के जज बैठ के 4.5 किलोमीटर का फासला है जहां पे अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट और जमान पार्क का फासला 4.5 किलोमीटर है, और हाई कोर्ट के जज सारा दिन बैठे रहते हैं अदालतें खुली करके कि शायद अमीरुल मोमिनीन हमें दर्शन देने के लिए आए। देखें तमाशा, ये देखें, ये उस पार्टी का हेड है जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, दुनिया को कहता है कि जेल में भरो, खुद भागता फिर रहा है जेल से। कैसा तजाद है कि खुद अपनी जमानतें कराता फिर रहा, भागता फिर रहा है, और लोगों के बच्चों को कहता है जेलों में चले जाओ, अपने बच्चे लंदन में बैठे। किस खूबसूरती के साथ इस कौम को उसने बेवकूफ बना रखा है, और लोग बन रहे हैं। आज तो ऐसे इंकशाफात आ रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं जुडिशरी के हवाले से। मैं उनको कुछ को तो कहना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहता आरजू के आपके पीछे पड़ जाए वो, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि मेरा मकसद है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। और मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा कि जिन अदालतों में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, पहले ही इनका नंबर 139 दुनिया की अदालतों में से 130 है, तो बिल्कुल सही किसी वजह से 130 है। मेरे ख्याल में तो इनका 130 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक मजाक है, बिल्कुल एक मजाक है। सर कह रहे थे 600 बिलियन पर केजी घी जो है वो होने वाला था, उसपे उनका बड़ा एक तमाशा लगा हुआ है। बस दर हकीकत कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है, मजहब का टोकन इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती से बिक रहा है। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, आरजू मुझे मेरे वाले साहब ने एक दफा कहा था, आज से 40 साल पहले, उन्होंने कहा था तू बेवकूफ है, अमेरिका चला गया। उन्होंने कहा ये मुल्क पाकिस्तान है,
चल तो कुछ भी नहीं करना तो किसी जगह एक नलका लगवा के, पानी का नल लगवा के उस पर साइन लगवा दो कि यहाँ का पानी बहुत मुबारक है, बरकत वाला पानी, तो उसी से मिलियनर बन जाएगा। ये लगा लिया ना नलका इसने ज़मान पार्क में, लोगों को चूरन दे रहा है, उनका पीर बादशाह बन गया। मुर्शद भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैडम ने फरमाया है कि ये हुकूमत नून लीग की नहीं। देखना स्टेट ऑफ माइंड देखें, नहीं स्टेट ऑफ माइंड, आरजू स्टेट ऑफ माइंड ये है कि चचा जो है उसी पार्टी का सदर है। मैडम को ये भी नहीं पता, अपना आईक्यू लेवल ये है कि मैडम ये स्टेटमेंट देने से पहले ये नहीं सोच सकी कि जो उनके चचा हैं इस वक्त, जो दूल्हा भाई है जो वजीर आजम, वो दर हकीकत नून लीग के इस वक्त के सदर है। उन्होंने कहा ये नून लीग की हुकूमत नहीं तो किसकी है ये? आज मुझे याद है आपके वहां पे दीवारों पे लफ्ज एक बड़ा लिखा होता है, कहते हैं मुश्तरी होशियार बादशाह। वो मैं आपको आज वार्निंग दे रहा हूं कि ये खातून आपकी अगली प्राइम मिनिस्टर है, ध्यान रखें जरा, आप बच के। ये समीरुल मोमिनीन के बाद उनका भी नंबर है, तो आपका मुस्तकबिल क्या है? मुझे सारी चीजें, भारत की हर चीज से एग्री नहीं करता, लेकिन भारत को मैं अपना ही समझता हूं। वो पूछे किस तरह, साउथ एशियन है, हमारे भाई हैं, हमारा सदियों से उनके साथ रिश्ता है, एक जबान है, एक सोच है, जायके एक है, म्यूजिक एक है, हर चीज एक है। और मुझे फिर भी मुझे एज ए साउथ एशियन मैं समझता हूं कि वो तरक्कियों पे है, और मुझे खुशी होती है इस बात की, इसमें कोई शक नहीं है। कई दफा लोग इसको गलत समझते हैं। देखिए आप दो चीजें, आपके दो भाई, एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों उनकी सोचें स्लाइटली डिफरेंट होती है। हमारी हालत भी वही, मेरी बिलखसूस, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता, या मुझसे कोई डायलॉग करे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझ में कोई नफरत है। और दूसरा, मैंने अमेरिका में आके देखा, मेरे तो बिजनेस पार्टनर, मेरा भाइयों से ज्यादा मेरा अगली स्टेज पर है, सरदार है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं भारत जा रहा हूँ, अभी मार्च अप्रैल में मेरा प्रोग्राम है जाने का, बल्कि वहां मैं आजकल हम स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म, और उसके बारे में जा रहा हूँ, धर्मशाला जाऊंगा वहां पे, आई एम प्लानिंग टू डू सम मेडिटेशन देयर। और मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं बिल्कुल इस तरह नहीं हूं कि नफरतों में अगली स्टेजों पे चला जाऊं, बल्कि मैं बिलीव करता हूं जो ज्यादा नफरत होती है, हर्टफुल होती है, पेनफुल होती है, उस स्टेज पे नहीं जाना चाहिए। हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, एक तस्वीर का आप दूसरा दुख देख रहे हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव दैट ओपिनियन। अब मैं जो बात कर रहा था बोइंग के हवाले से, कि कमाल भारत ने ये किया है कि उन्होंने 220 तो बोइंग लिए और तकरीबन 250 उन्होंने लिए एयरबस। और जो उसमें मिकरा ने तो जाके ऑनलाइन जाके उसमें वर्चुअल उसमें मीटिंग में उसने थैंक यू किया। ऋषि सोनक ने कहा हमारे जब इंक्रीज होगा, कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में, तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है, तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में। और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस जहाज इस वक्त जो है वो भी दूसरे ममालिक ले रहे हैं। और मोदी जी ने अगले दिन तकरीर की है, उन्होंने कहा है कि हम साल का $5 बिलियन की आर्मामेंट्स बेचेंगे। तो ये उनके लिए अच्छी बात थी मेरे ख्याल में। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूं, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने। मेरा जो जाती तौर पर सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूं, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हमारी सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। और आरज़ू, मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, दुनिया में कोई और कौम ऐसी नहीं है, पाकिस्तान और भारत और नेपाल और बांग्लादेश के अलावा, जिनकी इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हों। बिल्कुल सर, जाहिर उधर से ही तो आए हैं सर, उन्हीं का हिस्सा इधर आ गया। तो लेकिन चाइना से आपका कुछ नहीं मिलता, अमेरिकन से कुछ नहीं मिलता, आप किसी दूसरी कौम, जर्मन से कुछ नहीं मिलता, फ्रेंच के साथ नहीं मिलता। लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अपने भारतीय दोस्तों के साथ अक्सर बैठता हूँ। ये अगले दिन भी किसी में गया था, मैं तो खैर मेरे तो मेरी फ्रेंड्स हैं, और उनके साथ मैं टेंपल मंदिर्स में जाता हूँ, उनके साथ मैं गुरुद्वाराज में जाता हूँ, चर्चेज में जाता हूँ उनके साथ। यहाँ से केरला के बहुत ज्यादा क्रिश्चियन हमारे भारतीय हैं, और मैंने आज तक कोई डिफरेंस फील नहीं किया उनके साथ, बल्कि मैं अक्सर उनके साथ मैं तस्वीरें खिंचाता हूँ जब,
तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ यार, मैं किसी को ये तस्वीर दूं, ये कहूं मेरे पाकिस्तान से कजन मुझे मिलने आए, तो कोई बंदा ये फिगर आउट ही नहीं कर सकता। हमारे नाम नक्शे मिलते हैं, लिबास मिलते हैं, हर चीज, सोच मिलती है। सबसे बड़ी बात तो सोच मिलती है। और एक देखिए, मैं 21st सेंचुरी में अगर आपने किसी से मजहब बेस पर नफरत करनी है, देन समथिंग इज रॉन्ग विद यू। इट इज नॉट फेयर इन 21st सेंचुरी। फेथ बेस, देखिए फेथ, क्योंकि आरज़ू में लास्ट पॉइंट ये है, आपका फेथ जो है, आपका रिलीजन, योर पर्सनल मैटर इन बिटवीन यू एंड योर गॉड। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर, चाइना जिसे हम बड़ा अपना दोस्त बताते हैं, जो कि हमेशा से, खैर मैं तो नहीं मानती, मेरा तो ये ख्याल है कि वो बिजनेस कर रहा है और हमारा बॉस है, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाइना बड़ा दोस्त है। चाइना ने अपने जो है वो कहा है कि जी पेमेंट कीजिए, जो पहले सामान था, शिपमेंट आई थी, उसकी भी पेमेंट कीजिए, और अभी भी नेक्स्ट तभी मिलेगा जब पेमेंट होगी। तो दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात आप तो उसमें रोक लिया आपने, जो उन्होंने कौंसल जनरल बंद कर दिया। जी बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा कि हमें थ्रेट्स आ रही हैं, और खासकर उन्होंने कहा कि हमें तालिबान से भी थ्रेट्स आ रही हैं और हमें आपके बलोचियों से भी थ्रेट्स आ रही हैं। और राना सनाउल्लाह ने साहब ने जाके ग्वादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, श्योर कराया। लेकिन ये आज से उनके तहफुजात नहीं है, ये उनके वाकयात जो है, ये तकरीबन पिछले 5-6 साल से। फिर वो इमरान हुकूमत से वो अपसेट थे, खुश नहीं थे। आपको पता होगा जुल्फी बुखारी और मुराद सईद को वीजा उन्होंने बंद कर दिया था, कि हालांकि ही वाज अ कम्युनिकेशन मिनिस्टर। लेकिन आज की हुकूमत से भी वो खुश नहीं। आज पाकिस्तान के अंदर वो अपने शहरियों की जो तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी हिफाजत पे दे आर नॉट हैप्पी विद इट। और ये मुसलसल, मैं सबसे बड़ी गलत बात है कि उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं। तहफ़्फ़ुज़ तो वो आज आपके 22 करोड़ लोगों को भी कोई नहीं दे पा रहे, चाइनीज को क्या देंगे। लेकिन मुझे आप ये बात बताएं, कोई बंदा जाएगा उस मुल्क के अंदर जहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात ठीक ना हो? चाइनीज क्यों जाएंगे भाई वहां, क्यों पैसा लगाएंगे? लेकिन दूसरी एक और मैं बात बताना चाहूंगा, इस वक्त सबसे बड़ी बात जो चाइना के खिलाफ चल रही है इस वक्त, जो हमारे यहाँ पे भारतीय निजात सीईओज है बड़ी कंपनियों के, वो सारा बिजनेस उठा के चाइना से भारत लेके जा रहे हैं और फिलीपींस लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें बिलखसूस मैंने देखा है एक फॉक्स, उसका नाम है फॉक्सकॉन, जो कंपनी एप्पल बनाती है, उनके आईपैड और उनके दूसरी जो चीजें हैं, वो सारे का सारा अपना टेलीफोन का और दूसरी कई मैं कंपनी, आज मैं लिस्ट देख रहा था, बल्कि आपकी अगले सेगमेंट के लिए मैं तैयारी करके आऊंगा कि कौन कौन सी अमेरिकन कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां इस वक्त चाइना को छोड़ के दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, फिलीपींस एंड वियतनाम एंड थाईलैंड। बिल्कुल। और उसके अगर पाकिस्तान के हालात कभी ठीक होते लॉ एंड ऑर्डर के, तो उन्होंने भी फायदा उठाना था। लेकिन इस वक्त तो फिर वहां हालात ही नहीं है, क्योंकि और दूसरा, आपके ना बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल आपका फुल और बढ़ा दिया है, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करने के काबिल नहीं रह चुके, पहले भी नहीं थे। आपका सारा कारोबार कॉटन का जो हो रहा था सर, वो भी बंद हो रहा है सर। गाड़ियां भी नहीं बिक रही। लोग कह रहे हैं कि जनवरी में सिर्फ 11,500 इस तरह से कुछ गाड़ियां लोगों ने ली हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 170 अरब रुपए के नेट टैक्सेस से 2 करोड़ लोग जो हैं जाबे लूज कर रहे हैं। 2, आप अंदाजा लगाएं, 22 करोड़ में से 2 करोड़ लोग अगर जाबे बेरोजगार हो जाएं, फिर क्या बनेगा? किसी को आज तक किसी ने बात की है हायर लेवल पे? किसी को तशवीश हो हायर लेवल पे? किसी को कोई फिक्र हो, इंक्लूडिंग अमीरुल मोमिनीन मिस्टर हैंडसम, कि हाँ भाई ये हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आए मिलकर इस मसले का हल निकालें? वही नहीं। देखिए, मैं कई दफा कहा आरज़ू, आपके जो 3-4 शहर हैं, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, यहां पे आपका करप्शन का इतना पैसा लोगों की बेसमेंट में पड़ा है। आज आपका 10-10 हजार का लीटर पेट्रोल हो जाए, फिर भी V8 गाड़ियां आपकी चलेंगी, भागेंगी। मार खाता है लोग रूरल बलोचिस्तान के, रूरल सिंध के, रूरल आपके जनूबी पंजाब के, और लोग जो है रूरल के भी, क्योंकि वहां पे ना लोगों के पास तालीम है। और दूसरा, अब आपके हालात, आप यू आर नॉट एन एग्रीकल्चर एनी मोर, क्योंकि आपने हाउसिंग सोसाइटियां बना के इतना फ्रॉड बनाया है। अब आपने मुसलसल सब्जियां और गंदम तो इंपोर्ट ही करनी, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो लोग रह चुके हैं, और लोग भागना शुरू हो चुके, भाग रहे हैं मुसलसल। मेरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं तो एक ऐसे पाकिस्तान के दही इलाके से बिलोंग करता हूं, जहां के लोग तो बेचारे पैदल भाग के इस्तांबुल जा रहे हैं, टर्की जा रहे हैं, अपना ग्रीस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, यूरोप के पैदल चले जाते हैं, भाग रहे हैं यहाँ से लोग। सिर्फ वो बच जाएंगे, या जिनकी टांगें नहीं चलती सही, तो जिनका यहाँ दिमाग नहीं चलता, वो बच जाएंगे, और उनके ऊपर और ये भाग जाएंगे 5-6 हजार, वो बस कभी इधर भागेंगे, कभी उधर, कभी एक दूसरे को मारेंगे, डाके मारने के, कभी खरात मांगेंगे। यही होना, और क्या होना। बिल्कुल ऐसे ही सर, लोग काफी परेशान हैं। और अभी मैं अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गई थी, तो इतना ज्यादा रश था कि लग रहा था पूरा पाकिस्तान कहीं जा रहा है। वहां पे मुझे बहुत टाइम लगा, पूरा दिन लग गया तब जाके। आरज़ू, वैसे बात यह है, प्लान बी ज़हन में रखिएगा, अगर पासपोर्ट ना बना तो देखिएगा कि आपने कौन सी वैगन या बस पकड़ के अफगानिस्तान या ईरान के जरिए वहां से निकलना है। और मुझे बताइएगा, मैं कई लोगों को जानता हूँ ईरान में और अफगानिस्तान में, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान नहीं जाना। अगर मैं निकली भी तो सर वो मैं बजरंगी भाईजान की तरह ना इंडिया निकल जाऊंगी, लेकिन उधर नहीं, अफगानिस्तान की तरफ नहीं जाऊंगी। नहीं,
अफगानिस्तान आपसे ज्यादा बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी वहां ठीक है, इकोनॉमी भी उनकी ठीक है आपसे। हाँ सर, लेकिन वो कितना, आपको पता है फीमेल्स के साथ किस तरह से रखते हैं उनको, तो वो तो मैं ना ईरान जा सकती हूँ आजू और ना। आपने क्लोजेट से जाना है, क्या फर्क पड़ता है, बुर्का पहन के 4-5 दिन में आपने वहां से आगे निकल जाना है। सर आप सब बता दें, सारा प्लान यहाँ पे बता दें लोगों को, ताकि सब मेरे ऊपर ऐसे चेक कर ले। देखिए मेरी फीलिंग्स है आपके साथ आरजू, मेरी हर पाकिस्तानी के साथ फीलिंग है। सवाई ये लंदन वाले लोग जो है, इन्होंने तो वन वे टिकट वाले तो भाग जाएंगे, पीछे तो मेरे भाई जलील होंगे भगवान। मेरी फीलिंग्स है पाकिस्तान, यकीन करें मेरी मादरे मिले ना, मैं कभी मैं दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, क्योंकि हालात ऐसे क्या किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने साझेदार को सुना कि वो बता रहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है ना, वो 50,000 गुना पाकिस्तान से बेटर हो चुकी है। मतलब कि इतनी आगे बढ़ चुकी है भारत की इकोनॉमी, 50,000 गुना आगे निकल चुकी है पाकिस्तान से। मतलब कि भारत की इकोनॉमी भाई, असल मायने में देखा जाए ना, तो भाई भारत की इकोनॉमी 8.2% की ग्रोथ रेट है भारत की इकोनॉमी की है जो, और पाकिस्तान की 1-2% पे भी नहीं है। ठीक है, भारत के जो फॉरेन रिजर्व्स है ना, वो टच करने वाला है $700 बिलियन को, फॉरेन रिजर्व्स जो है। ठीक है, और पाकिस्तान के पास क्या है कि पाकिस्तान मतलब $1-1 बिलियन जो इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं ना, वो भी किसी के भीख में दिए हुए हैं। सऊदी अरेबिया के कहीं से चाइना के ले लिए, कभी IMF से थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी सब ये खा पी गए हैं। तो ये तो हालत है पाकिस्तान की। भारत के जो फॉरेन रिजर्व है वो 700 बिलियन को टच करने वाले हैं। ठीक है, और भारत की जो इकोनॉमी है वो चौथे नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है। हमने जापान को सरपास कर दिया है, और भारत की इकोनॉमी मतलब कि 2035 तक ना तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। और ठीक है, और 2050 तक दूसरे नंबर की इकोनॉमी बननी है भारत की। ठीक है, भारत ने नींव तो पहले से ही रख दी थी, क्योंकि जब भारत ने अपने रिफॉर्म्स करे थे ना, जो प्राइवेट सेक्टर में रिफॉर्म्स करे थे, ठीक है, और उसके बाद अपना सोना तक भारत ने मतलब कि गिरवी रखा था, मतलब यूके के बैंक में, तभी भारत की इकोनॉमी ना मतलब कि पटरी पे आ गई थी। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट थे ना, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वो मतलब कि इकोनॉमिस्ट तो बढ़िया थे भाई साहब। देखो, प्रधानमंत्री कैसे भी हो, इकोनॉमिस्ट अच्छे थे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मतलब कि एक मतलब शेप दी, जिसका मतलब कि फ़ायदा आज भी उठाया जा रहा है। वो बात एकदम सही है। लेकिन भाई वो सिक्योरिटी वाइज भारत के लिए ठीक नहीं थे, ये बात एकदम सही है। मतलब इकोनॉमी वाइज एकदम ठीक थे। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो सबसे बड़ा मतलब कि चैलेंज था ना, मतलब कि सबसे ज़्यादा चैलेंज था भारत को फाइनेंशियल टेररिज्म, जो जो पाकिस्तान करवा रहा है, वो उससे भी अलग वाला टेररिज्म था। जो फाइनेंशियल टेररिज्म वो भी पाकिस्तानी करवाता है। मतलब कि भारत के जो नोट थे ना, वो फेक करेंसी जो चलती थी ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा चलती थी। ठीक है, और उसकी वजह से मतलब कि भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में ना, वो फेक करेंसी डाल दी जाती थी, जिससे भारत के लोगों के पास वो पहुंच जाते थे पैसे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता था, डिमांड्स बढ़ती थी, भारत के लोगों की डिमांड्स बढ़ती थी। तो उसके बाद भाई गवर्नमेंट पे प्रेशर आता था कि भाई ये सामान की कमी है, वो सामान की कमी है, तो भारत को इम्पोर्ट्स ज़्यादा बढ़ाने पड़ते थे। इम्पोर्ट्स करने के लिए भाई फॉरेन रिजर्व्स होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो 500 और 1000 के नोट बैन करे ना, बात क्या हुआ कि भाई सब जिनके पास मतलब काला धन पड़ा हुआ था ना, वो सब का सब बाहर आ गया। उसके बाद भाई वो उन्होंने भाई सब निकालना शुरू कर दिया इस पैसे को। भाई साहब कहीं गंगा जी में बह रहे थे भाई पैसे, कहीं पता नहीं रेड पड़ रही थी, तो इतना उतना जितना कमरे भर जाए उतना उतना पैसा मिल रहा था। भाई साहब कितनी रेड पड़ी है। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब जो वो पैसा छापते थे, नकली पैसा छापते थे और भारत की इकोनॉमी में डालते थे, जिससे भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता था। जब से भारत के नए नोट आए हैं ना, तब से ये है कि भाई साहब भारत के लोगों की डिमांड नहीं बढ़ रही है। भारत के पास जितना पैसा है, भारत के लोगों के पास जितना पैसा है, उसी में चलाते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ती, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर मतलब कि प्रेशर नहीं आ रहा है, और भारत के लोगों को, भारतीय गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करवाना पड़ रहा है पैसा। ठीक है, और जो नए नोट आए ना, उसको कोई कॉपी भी नहीं कर सकता है। ठीक है, बहुत आसानी से कॉपी कर ही नहीं सकता है। मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ में जो भाई साहब उसके अंदर भाई जो डिटेलिंग की गई है ना, भाई साहब एक से एक, मतलब गांधी जी को ही ले लो, उसमें गांधी जी जो है ना, उनके ऊपर इतनी डिटेलिंग करी हुई है ना, तो भाई साहब पूरे नोट पे कितनी करी गई होगी। तो भाई कोई भी मतलब कि कॉपी नहीं कर सकता उसको, और उसके बाद कोई छाप भी नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब वो
मशीन के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा वो नोट, और उसकी वजह से मतलब कि वो पकड़ा जाएगा। भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि भारत की करेंसी, भारत के लिए नए नोट छापे गए और उसके बाद भाई भारत के लोगों को दिए गए। भारत के लोगों को थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, लेकिन भाई सब जो फाइनेंशियल टेररिज्म का जो मतलब कि भूत लगा पड़ा था ना पीछे भारत के, तो वो अब एकदम हट गया है। ठीक है, और अब भारत की इकोनॉमी भाई बूस्ट हो गई है, 8.2% की ग्रोथ रेट से भाई आगे बढ़ रही है। जहाँ कोरोना के बाद भाई जो दूसरी जो देशों की इकोनॉमी जो है ना बैठ गई, बिल्कुल ही बैठ गई और बिल्कुल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है भाई साहब, वहाँ पे भारत की इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो गई है। ठीक है भाई, मतलब कि भाई साहब एक्सपोर्टिंग सेक्टर जो हमारा है, मतलब कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो भाई सब बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, उससे भारत की इकोनॉमी और भी ज़्यादा बूस्ट हो रही है। और भारतीय गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े कदम उठा रही है, रिफॉर्म्स और भी कर रही है कि जिससे भारतीय इकोनॉमी को मतलब कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ भाई साहब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि भाई साहब IMF से ही अपनी जान नहीं छुड़ा पाया। जिस टाइम पे उन्हें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने थे ना, उस टाइम पे वो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो कि भाई साहब वो पाकिस्तान को अब बुरा असर पड़ रहा है, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ही झेल रहा है उस चीज़ को। लेकिन भारत ने जो करना था भाई वो किया, भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे और उसका मतलब कि जो फल है ना वो भारत को अब मिल रहा है, और पाकिस्तान ने जो टेररिज्म एक्सपोर्ट किया उसका फल पाकिस्तान को मिल रहा है। तो ये थे 78 सालों में इंडिया और पाकिस्तान का एनालिसिस। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।